नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको उस महान व्यक्तित्व की जीवन यात्रा पर लेकर चलेंगे, जिसने बिना किसी तलवार, बिना किसी सेना और बिना हिंसा के दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दी। ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि सत्य, साहस, त्याग और मानवता की कहानी है। यह कहानी है महात्मा गांधी की। आइए इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। 19वीं शताब्दी का भारत अनेक कठिनाइयों से घिरा हुआ था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बाद ब्रिटिश राज पूरे देश पर अपना नियंत्रण मजबूत कर चुका था। किसानों पर भारी कर लगाए जाते थे, छोटे कारीगरों का रोजगार छिनता जा रहा था, भारतीय उद्योग कमजोर हो रहे थे और समाज गरीबी, अशिक्षा तथा भेदभाव जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। लोगों के मन में आजादी की चाह तो थी, लेकिन ऐसा नेतृत्व अभी सामने नहीं आया था जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके। इसी दौर में गुजरात के समुद्र तट पर स्थित एक छोटे से नगर पोरबंदर में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर इतिहास की दिशा बदल दी। 2 अक्टूबर 1869 की सुबह करमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मोहनदास। आगे चलकर यही बालक दुनिया भर में महात्मा गांधी और बापू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी एक ईमानदार, न्यायप्रिय और कर्तव्यनिष्ठ प्रशासक थे। उन्होंने पोरबंदर और बाद में राजकोट जैसी रियासतों में दीवान के रूप में कार्य किया। वे अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन प्रशासनिक क्षमता, निष्पक्षता और दृढ़ निर्णयों के लिए सम्मानित थे। वे कठिन परिस्थितियों में भी न्याय का साथ देने का प्रयास करते थे। यही गुण बाद में मोहनदास के व्यक्तित्व में भी दिखाई दिए। उनकी माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक, करुणामयी और अनुशासित महिला थीं। वे नियमित रूप से प्रार्थना करतीं, व्रत रखतीं और जरूरतमंदों की सहायता करतीं। उन्होंने अपने बच्चों को केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं सिखाए, बल्कि सत्य, दया, आत्मसंयम और सेवा का महत्व भी समझाया। मोहनदास अपनी माता से अत्यधिक प्रभावित थे और जीवन भर उनके संस्कारों को याद करते रहे। गांधी परिवार वैष्णव परंपरा का पालन करता था। घर में भगवान विष्णु, श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति के साथ साथ जैन धर्म के अहिंसा और आत्मसंयम जैसे विचारों का भी प्रभाव था। यही कारण था कि बचपन से ही मोहनदास के मन में सभी धर्मों के प्रति सम्मान और जीवों के प्रति करुणा की भावना विकसित हुई। बालक मोहनदास स्वभाव से शांत, संकोची और कम बोलने वाले थे। वे शरारती बच्चों की तरह अधिक हंगामा नहीं करते थे। स्कूल की घंटी बजते ही समय पर पहुंचते और छुट्टी होते ही सीधे घर लौट आते। उन्हें झूठ बोलना पसंद नहीं था। वे पढ़ाई में बहुत तेज नहीं थे, लेकिन मेहनती और ईमानदार छात्र थे। एक बार स्कूल में अंग्रेजी की परीक्षा के दौरान शिक्षक ने उन्हें सामने बैठे विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका देखकर एक शब्द ठीक करने का संकेत दिया, लेकिन मोहनदास ने नकल करने से साफ इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप उनका उत्तर गलत रह गया, पर उन्होंने बेईमानी नहीं की। यह छोटी सी घटना उनके जीवन के सबसे बड़े सिद्धांत सत्य की पहली झलक थी। बचपन में उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की कथा पढ़ी। हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए अपना राज्य, धन और परिवार तक का त्याग कर दिया था। इसी प्रकार श्रवण कुमार की कहानी ने भी उनके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे जीवन में सत्य और माता पिता की सेवा का मार्ग कभी नहीं छोड़ेंगे। किशोरावस्था में उन्होंने कुछ गलतियां भी कीं। मित्रों के प्रभाव में आकर उन्होंने एक दो बार मांस खाने और धूम्रपान का प्रयोग किया, लेकिन हर बार उनके मन में अपराधबोध उत्पन्न हुआ। अंततः उन्होंने अपने पिता के नाम एक पत्र लिखकर अपनी सभी गलतियों को स्वीकार कर लिया। उनके पिता ने उन्हें दंड देने के बजाय प्रेम और क्षमा से गले लगाया। इस घटना ने गांधी जी को सिखाया कि सत्य स्वीकार करने का साहस मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। उस समय भारत में बाल विवाह की परंपरा प्रचलित थी। लगभग 13 वर्ष की आयु में मोहनदास का विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ। दोनों की उम्र लगभग समान थी। विवाह के बाद भी मोहनदास ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। समय के साथ कस्तूरबा उनके जीवन संघर्षों की सबसे बड़ी साथी बनी और अनेक आंदोलनों में उनके साथ रहीं।
स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद गांधी जी ने आगे की पढ़ाई की। परिवार चाहता था कि वे एक सफल वकील बने। यह निर्णय आगे चलकर न केवल उनके जीवन बल्कि पूरे भारत के इतिहास को बदलने वाला साबित हुआ। उन्हें तब शायद स्वयं भी नहीं पता था कि पोरबंदर का यह शांत और संकोची बालक एक दिन करोड़ों लोगों की आशा बन जाएगा और सत्य तथा अहिंसा की शक्ति से पूरी दुनिया को नया मार्ग दिखाएगा। भाग 1 में हमने जाना कि किस प्रकार पोरबंदर का एक शांत, संकोची और सत्यनिष्ठ बालक अपने परिवार के संस्कारों में बड़ा हुआ। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां मोहनदास करमचंद गांधी का जीवन एक नई दिशा लेने वाला था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहनदास ने भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन वहां की पढ़ाई उन्हें कठिन लगी और उनका मन पूरी तरह नहीं लग पाया। इसी समय परिवार के एक शुभचिंतक ने सुझाव दिया कि यदि मोहनदास इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई करें और बैरिस्टर बने तो वे अपने पिता की तरह एक सम्मानित सार्वजनिक जीवन जी सकते हैं। उस समय विदेश जाना आसान नहीं था। आर्थिक कठिनाइयां थीं। समाज में समुद्र पार करने को लेकर कई तरह की धार्मिक धारणाएं भी थीं। परिवार में भी चिंता थी कि विदेश जाकर कहीं मोहनदास अपनी भारतीय संस्कृति और परंपराओं से दूर न हो जाए। उनकी माता पुतलीबाई सबसे अधिक चिंतित थीं। उन्होंने अपने पुत्र से वचन लिया कि वह विदेश में मांस, शराब और अनैतिक आचरण से दूर रहेगा। मोहनदास ने अपनी माता के सामने यह वचन पूरी निष्ठा से स्वीकार किया। यह वचन उनके जीवन का नैतिक आधार बन गया। सितंबर 1888 में मोहनदास जहाज से इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। यह उनकी पहली समुद्री यात्रा थी। परिवार, मित्रों और अपने देश से दूर जाते समय उनके मन में उत्साह भी था और चिंता भी। उन्हें एक बिल्कुल नए समाज, नई भाषा और नई संस्कृति का सामना करना था। इंग्लैंड पहुंचने के बाद शुरुआती दिनों में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहां की जलवायु, भोजन, पहनावा और जीवन शैली भारत से बिल्कुल अलग थी। पहल उन्होंने अंग्रेजों की तरह कपड़े पहनने, नृत्य सीखने और आधुनिक समाज में घुलने मिलने का प्रयास किया, लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि केवल बाहरी रूप बदलने से व्यक्ति महान नहीं बनता। उन्होंने सादगी का मार्ग चुना, खर्च कम किया, अनुशासित जीवन अपनाया और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। वे कानून की शिक्षा के लिए इनर टेम्पल से जुड़े और नियमित अध्ययन करने लगे। इंग्लैंड में एक बड़ी समस्या भोजन की थी। अपने वचन के कारण वे मांस नहीं खाते थे। शुरुआत में उन्हें उपयुक्त भोजन ढूंढने में कठिनाई हुई। बाद में उन्हें शाकाहारी भोजनालय मिले और वे वेजिटेरियन सोसाइटी से भी जुड़े। वहां उन्होंने कई विद्वानों और विचारकों से परिचय प्राप्त किया। इसी दौरान उन्होंने भोजन, स्वास्थ्य और नैतिक जीवन पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया। इंग्लैंड में रहते हुए गांधी जी ने केवल कानून ही नहीं पढ़ा, उन्होंने विभिन्न धर्मों और दर्शन का भी अध्ययन किया। उन्होंने भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा। इस ग्रंथ ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने बाइबल और अन्य धार्मिक साहित्य का भी अध्ययन किया। धीरे धीरे उनके मन में यह विश्वास और मजबूत हुआ कि सभी धर्म मनुष्य को सत्य, प्रेम और सेवा का मार्ग सिखाते हैं। उन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया। वे नियमित रूप से पुस्तकालय जाते, नोट्स बनाते और भाषण कला सीखने का प्रयास करते। जो युवक कभी सार्वजनिक रूप से बोलने में झिझकता था, वही आगे चलकर लाखों लोगों को प्रेरित करने वाला वक्ता बना। लगभग 3 वर्षों की कठिन मेहनत के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी की और 1891 में बैरिस्टर बन गए। अब वे भारत लौटने के लिए तैयार थे। भारत लौटने पर उनका स्वागत तो हुआ, लेकिन उन्हें एक दुखद समाचार मिला। उनकी माता पुतलीबाई का देहांत उनके इंग्लैंड में रहने के दौरान ही हो चुका था। परिवार ने उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए यह समाचार उन्हें पहले नहीं दिया था। यह घटना गांधी जी के लिए अत्यंत पीड़ादायक थी। इसके बाद उन्होंने बम्बई, अब मुंबई में वकालत शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन वे स्वभाव से संकोची थे। अदालत में बहस करते समय उन्हें झिझक होती थी। एक मुकदमे में वे इतने घबरा गए कि ठीक से बोल भी नहीं पाए। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि केवल डिग्री होना सफलता की गारंटी नहीं है। उन्होंने राजकोट में भी काम करने का प्रयास किया, लेकिन वहां भी परिस्थितियां
अनुकूल नहीं रहीं। ऐसा लगने लगा कि उनका भविष्य अनिश्चित है। इसी बीच उनके जीवन में एक नया अवसर आया। गुजरात के एक व्यापारी परिवार ने दक्षिण अफ्रीका में चल रहे एक कानूनी विवाद में सहायता के लिए उन्हें बुलाया। यह काम केवल 1 वर्ष के लिए था। गांधी जी ने इसे स्वीकार कर लिया। उन्हें नहीं पता था कि यह निर्णय उनके पूरे जीवन और भारत के इतिहास को बदल देगा। अप्रैल 1893 में वे जहाज से दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए। उनके मन में केवल एक वकील के रूप में अपना काम पूरा करने का विचार था, लेकिन वहां उनका सामना ऐसे अन्याय और नस्लभेद से होने वाला था जो उन्हें केवल वकील नहीं बल्कि मानव अधिकारों के महान योद्धा में बदल देगा। दक्षिण अफ्रीका की धरती पर कदम रखते ही उन्होंने देखा कि भारतीयों और अन्य अश्वेत लोगों के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार किया जाता है। उन्हें अब भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद एक घटना उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। एक ऐसी घटना जिसने दुनिया को सत्याग्रह का मार्ग दिया। दक्षिण अफ्रीका की धरती पर पहुंचने के समय मोहनदास करमचंद गांधी केवल एक युवा बैरिस्टर थे। उनका उद्देश्य एक कानूनी मामले को सुलझाना था और फिर भारत लौट जाना, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। आने वाले कुछ वर्षों में वे केवल एक वकील नहीं रहे, बल्कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का ऐसा मार्ग खोजने वाले नेता बने जिसने पूरी दुनिया को नई दिशा दी। उस समय दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश शासन और श्वेत अल्पसंख्यक सरकार का प्रभाव था। भारतीयों और अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव आम बात थी। उन्हें अच्छे होटलों में ठहरने की अनुमति नहीं मिलती थी, कई सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश नहीं दिया जाता था और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। शुरुआत में गांधी जी ने सोचा कि यह कुछ लोगों का व्यवहार होगा, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि यह नस्लभेद पूरे समाज और कानून का हिस्सा बन चुका है। सबसे प्रसिद्ध घटना तब हुई जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। उनके पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट था। जब ट्रेन पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पहुंची तो एक श्वेत यात्री ने उनके प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठने पर आपत्ति जताई। रेलवे अधिकारियों ने गांधी जी से डिब्बा खाली करने को कहा। गांधी जी ने शांतिपूर्वक अपना टिकट दिखाया और बताया कि उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदा है। इसके बावजूद अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। उनका सामान भी बाहर फेंक दिया गया। उस रात ठंड से कांपते हुए स्टेशन के प्रतीक्षालय में बैठे गांधी जी के मन में अनेक विचार आए। वे चाहें तो अगले ही दिन भारत लौट सकते थे, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे अन्याय के सामने झुकेंगे नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने लिए नहीं, बल्कि उन हजारों भारतीयों के लिए संघर्ष करेंगे जो प्रतिदिन ऐसे अपमान का सामना कर रहे थे। यही वह क्षण था जिसने एक साधारण बैरिस्टर को महान जननेता बनने की दिशा में आगे बढ़ाया। इसके बाद अपमान की घटनाएं लगातार होती रहीं। एक बार उन्हें घोड़ा गाड़ी में पीछे बैठने के लिए मजबूर किया गया। विरोध करने पर उन्हें पीटा गया। कई होटलों ने केवल भारतीय होने के कारण उन्हें कमरा देने से इनकार कर दिया। इन घटनाओं ने उनके मन में क्रोध तो पैदा किया, लेकिन उन्होंने प्रतिशोध का मार्ग नहीं चुना। वे समझ चुके थे कि हिंसा से केवल और अधिक हिंसा जन्म लेती है। उन्होंने सत्य, धैर्य और नैतिक साहस के आधार पर संघर्ष करने का निर्णय लिया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय व्यापारियों, मजदूरों और कर्मचारियों से मिलना शुरू किया। उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें संगठित करने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य से गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संगठन का उद्देश्य भारतीय समुदाय की आवाज को संगठित करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना था। उन्होंने लोगों को समझाया कि अधिकार केवल शिकायत करने से नहीं मिलते, बल्कि एकता, अनुशासन और सत्य के साथ संघर्ष करने से प्राप्त होते हैं। कुछ वर्षों बाद दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने भारतीयों के लिए एक नया कानून बनाया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक भारतीय को विशेष पंजीकरण कराना आवश्यक था। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो उसे अपराधी माना जाता। भारतीय समुदाय ने इसे अपने सम्मान के विरुद्ध माना। गांधी जी ने लोगों को हिंसा का रास्ता न अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यदि कोई कानून अन्यायपूर्ण है तो उसका शांतिपूर्ण विरोध किया जाना चाहिए, लेकिन विरोध के दौरान किसी के प्रति घृणा नहीं रखनी चाहिए।
यहीं से एक नए विचार का जन्म हुआ, सत्याग्रह। गांधी जी ने समझाया कि सत्याग्रह का अर्थ केवल विरोध करना नहीं है। इसका अर्थ है सत्य के लिए दृढ़ रहना, अन्याय के सामने न झुकना, लेकिन विरोधी से घृणा भी न करना। यदि आवश्यकता पड़े तो अन्याय सह लेना, जेल जाना या कष्ट उठाना, लेकिन हिंसा का सहारा कभी न लेना। यह विचार उस समय दुनिया के लिए बिल्कुल नया था। हजारों भारतीयों ने गांधी जी के नेतृत्व में अन्यायपूर्ण कानूनों का पालन करने से इनकार कर दिया। अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया। स्वयं गांधी जी भी कई बार जेल गए। जेल में उन्होंने शिकायत नहीं की। वे वही भोजन खाते जो अन्य कैदियों को मिलता था, सफाई का काम भी करते और अपना समय पढ़ने तथा आत्मचिंतन में बिताते थे। उनके शांत और अनुशासित व्यवहार ने जेल अधिकारियों तक को प्रभावित किया। इसी दौरान गांधी जी ने सामूहिक जीवन का प्रयोग भी शुरू किया। उन्होंने फाइनेक्स सेटलमेंट की स्थापना की। यहाँ लोग जाति, धर्म और संपत्ति के भेदभाव से ऊपर उठकर साथ रहते थे। सभी लोग श्रम करते, खेती करते, बच्चों को शिक्षा देते और आत्मनिर्भर जीवन जीने का प्रयास करते। बाद में उन्होंने अपने मित्र और प्रसिद्ध विचारक लियो टॉल्स्टॉय के विचारों से प्रेरित होकर टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की। यहाँ सत्य, सादगी, श्रम और समानता के सिद्धांतों का अभ्यास किया जाता था। बच्चे और बड़े सभी मिलकर काम करते थे। गांधी जी स्वयं भी सफाई, खाना बनाना और खेती जैसे कार्यों में भाग लेते थे। उनका मानना था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दौरान गांधी जी ने पत्रकारिता का भी सहारा लिया। उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र के माध्यम से भारतीयों की समस्याओं और अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया। लगातार संघर्ष, जेल यात्राओं और शांतिपूर्ण आंदोलनों के बाद दक्षिण अफ्रीका की सरकार को कई मामलों में भारतीयों की मांगों पर विचार करना पड़ा। यह गांधी जी की पहली बड़ी राजनीतिक और नैतिक विजय थी। लगभग 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद गांधी जी केवल एक सफल वकील नहीं रहे। वे सत्य, अहिंसा और नैतिक नेतृत्व के प्रतीक बन चुके थे। अब भारत उन्हें पुकार रहा था। जब वे भारत लौटे तब बहुत कम लोगों को पता था कि यह व्यक्ति आगे चलकर पूरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनेगा। लगभग 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष करने के बाद मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की शक्ति को परखा था। अब समय आ गया था कि वे अपने देश भारत लौटें। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले कुछ वर्षों में उनका नाम भारत के हर गांव, हर शहर और हर घर तक पहुंच जाएगा। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत लौटे। मुंबई के बंदरगाह पर उनका भव्य स्वागत किया गया। दक्षिण अफ्रीका में उनके कार्यों की चर्चा पहले ही भारत पहुंच चुकी थी। लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखने लगे थे जिसने बिना हथियार उठाए अन्याय का सामना किया था। लेकिन गांधी जी ने तुरंत राजनीति में प्रवेश नहीं किया। उनका मानना था कि किसी देश का नेतृत्व करने से पहले उस देश को समझना आवश्यक है। इसी दौरान उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। गोखले उस समय भारत के सबसे सम्मानित नेताओं में गिने जाते थे। उन्होंने गांधी जी से कहा, यदि भारत की सेवा करनी है तो पहले भारत को जानो, गांवों में जाओ, किसानों से मिलो, मजदूरों की पीड़ा समझो और देश की वास्तविक स्थिति देखो। गांधी जी ने इस सलाह को जीवन का नियम बना लिया। अगले कई महीनों तक वे पूरे भारत में घूमते रहे। उन्होंने रेल के तीसरे दर्जे में यात्रा की ताकि वे आम लोगों के जीवन को करीब से समझ सकें। उन्होंने देखा कि भारत की अधिकांश जनता गरीबी, अशिक्षा और बीमारी से जूझ रही थी। किसान कर्ज में डूबे हुए थे, मजदूरों को कम मजदूरी मिलती थी, जाति के नाम पर भेदभाव था और लाखों लोग छुआछूत का दर्द झेल रहे थे। गांधी जी को महसूस हुआ कि भारत की आज़ादी केवल अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं है। सच्ची आज़ादी तब होगी जब हर व्यक्ति सम्मान, शिक्षा और न्याय के साथ जीवन जी सकेगा। इसी समय बिहार के चंपारण जिले से एक किसान राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलने आए। उन्होंने बताया कि चंपारण के किसानों को अंग्रेज नील की खेती करने के लिए मजबूर करते हैं। किसान अपनी इच्छा से खेती नहीं कर सकते थे, उन्हें बहुत कम कीमत मिलती थी और अत्याचार अलग से सहना पड़ता था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से बार बार आग्रह किया कि वे चंपारण चलकर किसानों की मदद करें। अंततः गांधी जी उनके साथ बिहार पहुंचे।
चंपारण पहुंचने के बाद अंग्रेज अधिकारियों ने गांधी जी को वहां से चले जाने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अदालत में स्पष्ट कहा, मैं कानून का सम्मान करता हूं, लेकिन अन्यायपूर्ण आदेश का पालन नहीं कर सकता। यदि मुझे दंड दिया जाता है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। यह सुनकर हजारों किसान अदालत के बाहर इकट्ठा हो गए। पहली बार गरीब किसानों ने महसूस किया कि कोई नेता उनके लिए खड़ा हुआ है। सरकार ने स्थिति को देखते हुए मामला वापस ले लिया। गांधी जी ने किसानों के बयान दर्ज किए, उनकी समस्याओं का विस्तृत अध्ययन किया और सरकार पर दबाव बनाया। अंततः अंग्रेज प्रशासन को किसानों की कई मांगें माननी पड़ीं और अन्यायपूर्ण व्यवस्था में सुधार करना पड़ा। यह था चंपारण सत्याग्रह, जिसने गांधी जी को पूरे भारत में प्रसिद्ध कर दिया। लोगों को विश्वास हो गया कि सत्य और अहिंसा से भी न्याय प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन गांधी जी केवल आंदोलन करके वापस नहीं लौटे। उन्होंने चंपारण में शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुधार का कार्य भी शुरू किया। स्वयं गांवों की सफाई की, लोगों को साफ सफाई का महत्व समझाया और स्वयं सेवकों के साथ स्कूल खोलने में सहयोग दिया। उनका मानना था कि केवल राजनीतिक संघर्ष पर्याप्त नहीं है, समाज का विकास भी उतना ही आवश्यक है। चंपारण की सफलता के बाद गुजरात के खेड़ा जिले के किसान गांधी जी के पास पहुंचे। उस वर्ष फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन अंग्रेज सरकार फिर भी पूरा लगान वसूलना चाहती थी। गांधी जी ने किसानों से कहा कि यदि वे सचमुच कर देने की स्थिति में नहीं हैं, तो वे शांतिपूर्वक एकजुट होकर लगान न दें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई हिंसा नहीं होगी, किसी सरकारी कर्मचारी का अपमान नहीं किया जाएगा और अनुशासन बनाए रखा जाएगा। हजारों किसानों ने गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और जिन किसानों की फसल खराब हुई थी, उन्हें राहत दी गई। खेड़ा आंदोलन ने किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा दिया। इसी समय अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूर भी अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मिल मालिक और मजदूरों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा था। गांधी जी ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब समाधान नहीं निकला तो उन्होंने मजदूरों का शांतिपूर्ण नेतृत्व किया। मजदूरों ने हड़ताल की, लेकिन पूरी शांति बनाए रखी। जब संघर्ष लंबा खिंचने लगा तो गांधी जी ने स्वयं उपवास रखने का निर्णय लिया। उनका उपवास किसी को दबाव में लाने के लिए नहीं था, बल्कि सभी पक्षों की अंतरात्मा को जगाने का प्रयास था। कुछ दिनों बाद समझौता हो गया और मजदूरों की मांगों को स्वीकार कर लिया गया। इन 3 आंदोलनों चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद ने गांधी जी को पूरे देश का नेता बना दिया। अब लोग उन्हें केवल एक बैरिस्टर या समाज सुधारक नहीं, बल्कि अपनी आशाओं का प्रतीक मानने लगे थे। इसी दौरान गांधी जी ने साबरमती आश्रम को अपने कार्यों का केंद्र बनाया। आश्रम में सभी लोग समानता के साथ रहते थे। वहां जाति, धर्म और ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। आश्रम का जीवन अत्यंत सादा था। सुबह प्रार्थना होती, फिर सभी लोग मिलकर सफाई करते, खेती करते, चरखा चलाते और शिक्षा प्राप्त करते। गांधी जी स्वयं भी हर कार्य में भाग लेते थे। उनका मानना था कि श्रम ही सबसे बड़ी पूजा है। उन्होंने आश्रम में रहने वालों के लिए कुछ नियम बनाए: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सादगी, स्वदेशी, श्रम, स्वच्छता, सभी धर्मों का सम्मान और मानव सेवा। यहीं से चरखा गांधी जी के जीवन का महत्वपूर्ण प्रतीक बना। वे कहते थे कि चरखा केवल धागा नहीं काटता, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग भी दिखाता है। अब भारत बदल रहा था। किसानों, मजदूरों, विद्यार्थियों, महिलाओं और युवाओं के मन में नई आशा जाग चुकी थी। महात्मा गांधी धीरे धीरे उस जननेता के रूप में उभर रहे थे जो पूरे देश को एक साथ जोड़ने की क्षमता रखता था। लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। जल्द ही ऐसा आंदोलन शुरू होने वाला था जिसमें करोड़ों भारतीय पहली बार अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एकजुट होकर खड़े होंगे। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के सफल आंदोलनों के बाद महात्मा गांधी पूरे भारत के जननेता बन चुके थे। किसानों, मजदूरों, विद्यार्थियों, महिलाओं और युवाओं को अब विश्वास हो गया था कि सत्य और अहिंसा के बल पर भी अन्याय का सामना किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच भारत में ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। भारतीयों को उम्मीद थी कि युद्ध में सहयोग के बदले अंग्रेज सरकार उन्हें अधिक अधिकार देगी।
लेकिन इसके विपरीत ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी कानून लागू करने शुरू कर दिए। इन्हीं में से एक था रॉलेट एक्ट। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था और लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता था। गांधी जी ने इसे न्याय और स्वतंत्रता के विरुद्ध बताया। उन्होंने पूरे देश से शांतिपूर्ण हड़ताल और सत्याग्रह का आह्वान किया। पहली बार लाखों भारतीय एक साथ सड़कों पर उतरे। दुकानें बंद रहीं, प्रार्थना सभाएं हुईं और लोगों ने अहिंसक विरोध किया। लेकिन कुछ स्थानों पर तनाव बढ़ गया। फिर आया भारतीय इतिहास का एक अत्यंत दुखद दिन, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का पर्व। पंजाब के अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में हजारों लोग एकत्रित हुए थे। इनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। उसी समय ब्रिटिश अधिकारी रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और बिना उचित चेतावनी दिए निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। बाग का मुख्य निकास बहुत संकरा था। लोग भाग भी नहीं सके। अनेक लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग मारे गए और अनेक घायल हो गए। यह घटना पूरे भारत की आत्मा को झकझोर देने वाली थी। महात्मा गांधी इस नरसंहार से अत्यंत दुखी हुए। उन्हें विश्वास हो गया कि अंग्रेज सरकार से केवल प्रार्थना करके न्याय नहीं मिलेगा। अब पूरे देश को एकजुट होकर अहिंसक संघर्ष करना होगा। इसी समय गांधी जी ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने लोगों से कहा, यदि हम अंग्रेजी शासन को कमजोर करना चाहते हैं तो हमें उसका सहयोग बंद करना होगा। यहीं से शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन का उद्देश्य हिंसा करना नहीं था, बल्कि अंग्रेज सरकार को भारतीयों के सहयोग से वंचित करना था। गांधी जी ने देशवासियों से अपील की, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करो, सरकारी अदालतों का उपयोग कम करो, सरकारी उपाधियां और सम्मान वापस कर दो, विदेशी कपड़े मत खरीदो, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ, अपने गांवों और शहरों को आत्मनिर्भर बनाओ। देश भर में इस आंदोलन का अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षण संस्थान छोड़ दिए और राष्ट्रीय विद्यालयों में प्रवेश लिया। अनेक प्रसिद्ध वकीलों ने अपनी सफल वकालत छोड़ दी। सरकारी सम्मान और पदक वापस किए जाने लगे। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। हर शहर और गांव में खादी पहनना गर्व की बात बन गया। महिलाओं ने भी पहली बार बड़ी संख्या में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू किया। वे चरखा चलातीं, खादी बनातीं, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रचार करतीं और सभाओं में भाग लेतीं। युवाओं में भी नया उत्साह दिखाई देने लगा। इसी समय चरखा भारत की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। गांधी जी प्रतिदिन स्वयं चरखा चलाते थे। वे कहते थे, जब तक भारत अपने कपड़े स्वयं नहीं बनाएगा तब तक वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता। उनका मानना था कि चरखा केवल सूत नहीं कातता, बल्कि गरीबों को रोजगार देता है, आत्मसम्मान बढ़ाता है और देश को आत्मनिर्भर बनाता है। धीरे धीरे खादी केवल एक कपड़ा नहीं रही, वह स्वतंत्रता, स्वाभिमान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गई। इसी समय महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ ठाकुर ने गांधी जी के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किया, जो आगे चलकर पूरे देश में लोकप्रिय हो गया। वहीं गांधी जी रवींद्रनाथ ठाकुर को स्नेहपूर्वक गुरुदेव कहकर संबोधित करते थे। दोनों के विचार हर विषय पर समान नहीं थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति उनका गहरा सम्मान था। असहयोग आंदोलन के दौरान लाखों भारतीय पहली बार राजनीति से जुड़े। किसान, मजदूर, व्यापारी, विद्यार्थी, महिलाएं, लेखक, कलाकार और साधारण नागरिक सभी एक ही उद्देश्य के लिए आगे आने लगे। अंग्रेज सरकार भी इस जनजागरण से घबरा गई। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, सभाओं पर प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि भारत की स्वतंत्रता अब दूर नहीं। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने गांधी जी को अत्यंत दुखी कर दिया। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा कस्बे में प्रदर्शन के दौरान भीड़ हिंसक हो गई। क्रोधित लोगों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। जब यह समाचार गांधी जी तक पहुंचा तो वे गहरे दुख में डूब गए। उनका मानना था कि यदि स्वतंत्रता का मार्ग हिंसा से होकर जाएगा तो वह सच्ची स्वतंत्रता नहीं होगी। देश भर में लोग आंदोलन को और तेज करना चाहते थे। कई बड़े नेता भी चाहते थे कि संघर्ष जारी रहे, लेकिन गांधी जी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। कई लोगों ने उनकी आलोचना की। कुछ नेताओं ने कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर खो दिया गया,
लेकिन गांधी जी ने स्पष्ट कहा, अहिंसा मेरे आंदोलन की आत्मा है। यदि हम हिंसा का सहारा लेंगे तो हम अपने सिद्धांतों से भटक जाएंगे। कुछ ही समय बाद अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। अदालत में गांधी जी ने निर्भीक होकर कहा, यदि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना अपराध है तो मैं यह अपराध बार बार करूंगा। उन्हें 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से वे लगभग 2 वर्ष बाद रिहा कर दिए गए। जेल की दीवारें उनके विचारों को कैद नहीं कर सकीं, बल्कि इस दौरान महात्मा गांधी पूरे भारत के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके थे। अब उनका अगला संघर्ष केवल अंग्रेजी शासन के विरुद्ध नहीं था। वे भारत को आर्थिक, सामाजिक और नैतिक रूप से भी स्वतंत्र बनाना चाहते थे। और बहुत जल्द वे ऐसा आंदोलन शुरू करने वाले थे जिसकी गूंज केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई देने वाली थी। वह था दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह। असहयोग आंदोलन समाप्त हो चुका था। अनेक लोगों को लगा कि अब स्वतंत्रता आंदोलन की गति धीमी पड़ जाएगी, लेकिन महात्मा गांधी जानते थे कि भारत की आज़ादी की लड़ाई अभी बहुत लंबी है। वे ऐसा आंदोलन शुरू करना चाहते थे जिसमें देश का हर व्यक्ति, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, विद्यार्थी हो या व्यापारी, भाग ले सके। कई दिनों तक विचार करने के बाद गांधी जी ने एक ऐसी वस्तु को चुना जो हर भारतीय के जीवन से जुड़ी थी, नमक। नमक केवल भोजन का स्वाद बढ़ाने वाली चीज नहीं था, यह जीवन की आवश्यकता था। अमीर और गरीब दोनों को इसकी जरूरत थी, लेकिन अंग्रेज सरकार ने नमक पर कर लगा रखा था। भारतीयों को समुद्र के किनारे रहने के बावजूद अपना नमक बनाने की अनुमति नहीं थी। यदि कोई ऐसा करता तो उसे कानून तोड़ने वाला माना जाता। गांधी जी ने कहा, जब जीवन की सबसे साधारण आवश्यकता पर भी विदेशी शासन का अधिकार हो जाए, तब उस कानून को चुनौती देना हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। उन्होंने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को एक लंबा पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने भारत की समस्याओं का उल्लेख किया और चेतावनी दी कि यदि सरकार सुधार नहीं करेगी तो वे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। सरकार की ओर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अब गांधी जी ने निर्णय ले लिया। उन्होंने घोषणा की कि वे साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर स्थित दांडी तक पैदल यात्रा करेंगे और वहां पहुंचकर नमक कानून तोड़ेंगे। 12 मार्च 1930 की सुबह का दृश्य ऐतिहासिक था। साबरमती आश्रम में प्रार्थना हुई। गांधी जी ने अपने साथ चलने के लिए केवल 78 सत्याग्रहियों का चयन किया। ये सभी अनुशासन, सादगी और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करने वाले लोग थे। हजारों लोग आश्रम के बाहर खड़े थे। किसी को नहीं पता था कि यह यात्रा इतिहास बदल देगी। गांधी जी ने हाथ में अपनी लाठी ली और धीरे धीरे चलना शुरू किया। यात्रा आरंभ हो चुकी थी। ये केवल पैदल यात्रा नहीं थी, यह पूरे राष्ट्र के आत्मसम्मान की यात्रा थी। लगभग 390 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में गांधी जी प्रतिदिन कई गांवों से होकर गुजरते। हर गांव में उनका भव्य स्वागत होता। लोग फूल बरसाते, महिलाएं आरती उतारती, बच्चे वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय के नारे लगाते। लेकिन गांधी जी लोगों से केवल स्वागत स्वीकार नहीं करते थे, वे प्रत्येक गांव में रुककर भाषण देते। वे कहते, केवल अंग्रेजों से लड़ना पर्याप्त नहीं है, हमें अपने भीतर की बुराइयों से भी लड़ना होगा। छुआछूत छोड़ो, शराब छोड़ो, विदेशी वस्तुएं छोड़ो और खादी अपनाओ। हर दिन उनकी यात्रा में शामिल लोगों की संख्या बढ़ती गई। कुछ लोग कुछ किलोमीटर साथ चलते, कुछ पूरे मार्ग में उनके साथ रहे। देश भर के समाचार पत्र इस यात्रा की खबरें प्रकाशित करने लगे। विदेशी पत्रकार भी भारत पहुंचने लगे। पूरी दुनिया यह जानना चाहती थी कि एक दुबला पतला वृद्ध व्यक्ति केवल पैदल चलकर कैसे एक विशाल साम्राज्य को चुनौती दे रहा है। लगभग 24 दिनों की यात्रा के बाद गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। सुबह समुद्र तट पर हजारों लोग उपस्थित थे। गांधी जी समुद्र किनारे झुके। उन्होंने अपने हाथ में समुद्र के किनारे पड़ी नमक युक्त मिट्टी उठाई, उसे सुखाकर नमक बनाया। इसी छोटे से कार्य के साथ उन्होंने अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ दिया। यह घटना देखने में साधारण थी, लेकिन इसका प्रभाव असाधारण था। कुछ ही दिनों में पूरे भारत में लाखों लोगों ने स्वयं नमक बनाना शुरू कर दिया। समुद्र तटों पर हजारों लोग नमक तैयार करने लगे। जहां समुद्र नहीं था, वहां लोगों ने अन्य तरीकों से कानून का विरोध किया। महिलाओं ने पहली बार बड़ी संख्या में नमक सत्याग्रह में भाग लिया। विद्यार्थियों, व्यापारियों, किसानों और मजदूरों ने भी आंदोलन को अपना समर्थन दिया।
देश के अनेक हिस्सों में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और तेज हो गया। सरकार ने सख्ती शुरू कर दी। हजारों सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया। कई स्थानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लेकिन गांधी जी ने सभी से केवल एक बात कही, यदि कोई तुम्हें मारे तब भी हाथ मत उठाना। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी अहिंसा है। आखिरकार अंग्रेज सरकार ने भी महसूस किया कि यह आंदोलन केवल कुछ लोगों का विरोध नहीं बल्कि पूरे भारत की आवाज बन चुका है। 5 मई 1930 की रात गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। हजारों नए सत्याग्रही आगे आ गए। इसी दौरान गुजरात के धरासणा नमक कारखाना पर सत्याग्रह हुआ। निहत्थे स्वयंसेवकों पर पुलिस ने बेरहमी से लाठियां बरसाईं, फिर भी उन्होंने हिंसा का उत्तर हिंसा से नहीं दिया। इस घटना की रिपोर्ट विदेशी पत्रकारों ने दुनिया भर में प्रकाशित की। अब विश्व की नज़र भारत पर थी। अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने गांधी जी की अहिंसा और सत्याग्रह की प्रशंसा की। दुनिया के अनेक देशों में लोग पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गंभीरता से समझने लगे। लगातार बढ़ते दबाव के बाद सरकार ने गांधी जी को जेल से रिहा किया। इसके बाद गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच कई दौर की बातचीत हुई। अंततः गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत अनेक राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित करने पर सहमति व्यक्त की। इसके बाद गांधी जी भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इंग्लैंड गए, जहां वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। लंदन में उनका सादा पहनावा पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बन गया। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या इतने साधारण वस्त्र पहनकर वे ब्रिटेन के राजा से मिलेंगे, तो गांधी जी मुस्कुराए और कहा, राजा महोदय इतने वस्त्र पहनते हैं कि हम दोनों के लिए पर्याप्त हैं। यह उत्तर दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। हालांकि गोलमेज सम्मेलन से भारत की स्वतंत्रता के प्रश्न पर कोई ठोस समाधान नहीं निकला। गांधी जी निराश होकर भारत लौटे। लेकिन एक बात स्पष्ट हो चुकी थी, अब महात्मा गांधी केवल भारत के नेता नहीं थे, वे पूरी दुनिया में सत्य, अहिंसा और नैतिक साहस के प्रतीक बन चुके थे। उनका नाम विश्व के सबसे प्रभावशाली नेताओं में लिया जाने लगा। और अब उनका संघर्ष केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, वे भारतीय समाज को भीतर से बदलना चाहते थे। उनका अगला अभियान छुआछूत, सामाजिक असमानता और ग्राम स्वराज के लिए था। दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह ने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि सत्य और अहिंसा के बल पर भी एक विशाल साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। लेकिन महात्मा गांधी का मानना था कि केवल अंग्रेजों से स्वतंत्र होना ही पर्याप्त नहीं है। यदि भारतीय समाज के भीतर छुआछूत, भेदभाव, गरीबी और अशिक्षा बनी रही तो स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। इसी विचार के साथ गांधी जी ने अपना ध्यान समाज सुधार की ओर भी केंद्रित किया। उस समय भारतीय समाज में जाति के आधार पर गहरा भेदभाव था। समाज के कुछ वर्गों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, उन्हें सार्वजनिक कुओं से पानी भरने का अधिकार नहीं था और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। गांधी जी इस स्थिति से अत्यंत दुखी थे। उनका कहना था कि जो समाज अपने ही लोगों को सम्मान नहीं देता, वह वास्तविक प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने अस्पृश्यता को पाप कहा और दलित समुदाय के सम्मान तथा अधिकारों के लिए देश भर में अभियान शुरू किया। उन्होंने उन्हें हरिजन अर्थात ईश्वर के जन कहकर संबोधित किया। आज यह शब्द कई लोगों द्वारा उपयुक्त नहीं माना जाता और अधिक सम्मानजनक रूप से दलित या संबंधित समुदाय की अपनी पसंद के अनुसार संबोधन किया जाता है। लेकिन उस समय गांधी जी का उद्देश्य सामाजिक सम्मान और समानता का संदेश देना था। उन्होंने देश भर की यात्रा की, लोगों से जातिगत भेदभाव छोड़ने की अपील की और मंदिरों के द्वार सभी के लिए खोलने का आग्रह किया। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट्स की योजना प्रस्तुत की। गांधी जी को लगा कि इससे समाज और अधिक विभाजित हो जाएगा। दूसरी ओर डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर का मानना था कि दलित समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था आवश्यक है। यह विषय अत्यंत जटिल था और दोनों नेताओं के विचार कई मामलों में अलग थे। फिर भी दोनों का उद्देश्य वंचित समुदायों की स्थिति में सुधार लाना था। गांधी जी ने यरवदा केंद्रीय कारागार में आमरण अनशन शुरू किया। पूरे देश में चिंता फैल गई। कई दौर की बातचीत के बाद गांधी जी और डॉक्टर आम्बेडकर सहित अन्य नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे इतिहास में पूना समझौता के नाम से जाना जाता है।
इस समझौते के माध्यम से दलित समुदाय के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई, जबकि अलग निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव लागू नहीं हुआ। गांधी जी के लिए यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं था। वे चाहते थे कि समाज में समानता और भाईचारा स्थापित हो। इसके बाद उन्होंने हरिजन सेवक संघ के माध्यम से शिक्षा, स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता के कार्यों को गति दी। लेकिन गांधी जी का सपना इससे भी बड़ा था। वे ऐसे भारत की कल्पना करते थे जहां प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर हो। वे कहते थे, भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है। उनके अनुसार प्रत्येक गांव में शिक्षा, स्वच्छता, कृषि, छोटे उद्योग, स्वावलंबन और आपसी सहयोग होना चाहिए। उन्होंने ग्राम स्वराज का विचार रखा। ग्राम स्वराज का अर्थ था कि गांव अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करने में सक्षम हों। लोग स्थानीय उत्पादन करें, स्थानीय रोजगार बढ़ाएं और निर्णयों में स्वयं भाग लें। इसी उद्देश्य से उन्होंने चरखे और खादी को केवल कपड़े का साधन नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक बनाया। गांधी जी का विश्वास था कि यदि हर परिवार प्रतिदिन कुछ समय चरखा चलाए तो लाखों गरीब परिवारों को रोजगार मिल सकता है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी नई सोच प्रस्तुत की। उन्होंने नई तालीम या बेसिक एजुकेशन का सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हस्तकला, खेती, श्रम, स्वच्छता, नैतिकता और आत्मनिर्भरता भी सिखाई जानी चाहिए। वे चाहते थे कि विद्यालय ऐसे नागरिक तैयार करें जो केवल नौकरी खोजने वाले न हों, बल्कि समाज निर्माण करने वाले बने। गांधी जी महिलाओं को भी राष्ट्र निर्माण का समान भागीदार मानते थे। उनका कहना था, यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है। यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। उन्होंने महिलाओं से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया। हजारों महिलाओं ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, खादी आंदोलन, नमक सत्याग्रह और सामाजिक सुधार अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई। गांधी जी का दैनिक जीवन अत्यंत अनुशासित था। वे प्रातः बहुत जल्दी उठते, प्रार्थना करते, चरखा चलाते, पत्रों का उत्तर लिखते, लोगों से मिलते, सादा भोजन करते और दिन का अधिकांश समय सेवा कार्यों तथा जनसंपर्क में बिताते। वे समय के इतने पाबंद थे कि लोग उनकी घड़ी देखकर अपना समय मिलाया करते थे। उन्होंने अपने जीवन के लिए 11 व्रत निर्धारित किए थे, जिनमें सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, शरीर श्रम, स्वदेशी, निर्भयता, सभी धर्मों का समान सम्मान, अस्पृश्यता का विरोध और संयम जैसे सिद्धांत शामिल थे। उनका मानना था कि जो व्यक्ति स्वयं अनुशासित नहीं है, वह समाज का सच्चा नेतृत्व नहीं कर सकता। इसी दौरान विश्व की राजनीति भी तेजी से बदल रही थी। यूरोप में युद्ध के बादल फिर से मंडराने लगे थे। कुछ ही वर्षों में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत के नेताओं से बिना परामर्श किए भारत को भी युद्ध का हिस्सा घोषित कर दिया। इस निर्णय से पूरे देश में असंतोष फैल गया। गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि यदि भारत से युद्ध में सहयोग चाहिए तो पहले भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अंग्रेज सरकार इस मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। अब संघर्ष अपने अंतिम और सबसे निर्णायक चरण की ओर बढ़ रहा था। महात्मा गांधी जानते थे कि समय आ गया है जब पूरे भारत को एक बार फिर एकजुट होकर आजादी की अंतिम लड़ाई लड़नी होगी, और इसी विचार से जन्म लेने वाला था भारत छोड़ो आंदोलन, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे व्यापक जनांदोलन बनकर इतिहास में दर्ज हुआ। महात्मा गांधी का जीवन अब अपने सबसे निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुका था। नमक सत्याग्रह और सामाजिक सुधार आंदोलनों के बाद पूरा देश स्वतंत्रता के लिए पहले से कहीं अधिक संगठित था। लेकिन दुनिया एक बार फिर युद्ध की आग में जलने वाली थी। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन ने बिना भारतीय नेताओं से सलाह लिए भारत को भी युद्ध का हिस्सा घोषित कर दिया। इससे भारतीय नेताओं में गहरा असंतोष फैल गया। महात्मा गांधी का मानना था कि जो देश स्वयं स्वतंत्र नहीं है, उसे किसी दूसरे देश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध में शामिल करने का नैतिक अधिकार ब्रिटिश सरकार को नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा, यदि भारत से सहयोग चाहिए तो पहले भारत को स्वतंत्र करो। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं को शांत करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा। इस मिशन का नेतृत्व सर स्टैफर्ड क्रिप्स कर रहे थे। क्रिप्स मिशन ने युद्ध के बाद कुछ संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव रखा, लेकिन तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए इसे डूबते हुए बैंक का भविष्य दिनांक वाला चेक, ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक, जैसा बताया।
उनका आशय था कि यह ऐसा वादा है जिसका तत्काल कोई वास्तविक लाभ नहीं है। अब गांधी जी समझ चुके थे कि अंग्रेज स्वेच्छा से भारत नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने देश के सभी प्रमुख नेताओं से विचार विमर्श किया। फिर आया इतिहास का वह दिन जिसने पूरे राष्ट्र को नई ऊर्जा से भर दिया। 8 अगस्त 1942 मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान, जिसे आज अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की ऐतिहासिक बैठक हुई। हजारों लोग वहां उपस्थित थे। महात्मा गांधी मंच पर आए। उनकी आयु अब लगभग 73 वर्ष थी, लेकिन उनके शब्दों में वही दृढ़ता, वही आत्मविश्वास और वही देशभक्ति थी। उन्होंने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा, करो या मरो। उन्होंने कहा, हम भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे, लेकिन गुलामी को स्वीकार नहीं करेंगे। ये केवल एक नारा नहीं था, यह पूरे राष्ट्र की प्रतिज्ञा बन गया। गांधी जी ने लोगों से कहा कि आंदोलन पूरी तरह अहिंसक रहेगा। उन्होंने युवाओं, किसानों, महिलाओं, विद्यार्थियों और मजदूरों से अनुशासन बनाए रखने की अपील की, लेकिन अंग्रेज सरकार पहले से तैयार थी। 9 अगस्त 1942 की सुबह होने से पहले ही महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा कांग्रेस के अनेक प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार का विचार था कि नेताओं को जेल में डालते ही आंदोलन समाप्त हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। पूरा देश स्वतः सड़कों पर उतर आया। कई स्थानों पर हड़तालें हुईं, विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किए, महिलाओं ने आंदोलन की कमान संभाली। गांवों और कस्बों में लोगों ने अंग्रेजी शासन का शांतिपूर्ण विरोध किया। दुर्भाग्य से कई स्थानों पर हिंसा भी हुई, जिसे गांधी जी ने कभी समर्थन नहीं दिया। वे लगातार अहिंसा पर जोर देते रहे। गांधी जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी को पुणे के आगा खान पैलेस में नजरबंद रखा गया। यही स्थान गांधी जी के जीवन की सबसे दुखद स्मृतियों में से एक बन गया। उनके लंबे समय से सहयोगी और निजी सचिव महादेव देसाई का वहीं हृदयाघात से निधन हो गया। यह गांधी जी के लिए गहरा व्यक्तिगत आघात था, लेकिन इससे भी बड़ा दुख अभी बाकी था। कस्तूरबा गांधी, जिन्होंने बाल्यकाल से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन के हर संघर्ष में गांधी जी का साथ दिया था, जेल के दौरान गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। 22 फरवरी 1944 को आगा खान पैलेस में ही उनका निधन हो गया। गांधी जी उनकी अंतिम घड़ियों तक उनके पास रहे। यह उनके जीवन का अत्यंत भावनात्मक और कठिन क्षण था। कुछ ही समय बाद गांधी जी स्वयं भी मलेरिया से गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने मई 1944 में उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी गांधी जी ने विश्राम नहीं किया। उन्होंने एक बार फिर देशवासियों से शांति, एकता और धैर्य बनाए रखने की अपील की। उधर युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। ब्रिटेन आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुका था। भारत में स्वतंत्रता की मांग अब इतनी प्रबल हो गई थी कि उसे लंबे समय तक दबाकर रखना संभव नहीं रहा। देश भर में यह स्पष्ट होने लगा कि अब स्वतंत्रता दूर नहीं है, लेकिन इसी समय एक नई और गंभीर समस्या सामने आने लगी। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच राजनीतिक मतभेद बढ़ रहे थे। सांप्रदायिक तनाव कई स्थानों पर हिंसा में बदलने लगा। महात्मा गांधी का हृदय इससे अत्यंत व्यथित था। वे जीवन भर धार्मिक सद्भाव के समर्थक रहे थे। वे कहते थे, धर्म मनुष्य को जोड़ने के लिए है, बांटने के लिए नहीं। अब उनके सामने सबसे कठिन चुनौती थी, एक ऐसा भारत बचाना जो स्वतंत्र भी हो और एकजुट भी। लेकिन इतिहास ने एक अलग दिशा ली। भारत स्वतंत्र होने वाला था, किंतु उसके साथ विभाजन की आशंका भी गहराती जा रही थी। महात्मा गांधी जानते थे कि आने वाले दिन उनके जीवन के सबसे पीड़ादायक दिन होंगे। सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था और भारत में स्वतंत्रता की मांग अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। लाखों भारतीय वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। अब यह स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटिश शासन अधिक समय तक भारत पर शासन नहीं कर सकेगा। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड लुई माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय बनाकर भेजा। उनका कार्य भारत में सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित करना था। लेकिन उस समय भारत केवल स्वतंत्रता की लड़ाई ही नहीं लड़ रहा था। देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक तनाव तेजी से बढ़ रहा था। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास और हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी थीं। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अलग देश पाकिस्तान की मांग कर रही थी। दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक संयुक्त भारत चाहती थी।
कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई सर्वसम्मत समाधान नहीं निकल सका। महात्मा गांधी जीवन भर हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक रहे। वे चाहते थे कि भारत स्वतंत्र तो हो, लेकिन विभाजित न हो। उन्होंने अनेक नेताओं से बातचीत की, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और हर संभव प्रयास किया कि देश एकजुट रहे। फिर भी परिस्थितियां ऐसी बनी कि भारत के विभाजन का निर्णय लिया गया। गांधी जी इस निर्णय से गहरे दुखी थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता का उत्सव तब अधूरा है जब उसके साथ लाखों लोगों का दर्द जुड़ा हो। जैसे जैसे विभाजन की प्रक्रिया आगे बढ़ी, पंजाब, बंगाल और कई अन्य क्षेत्रों में भीषण सांप्रदायिक हिंसा फैल गई। लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। लाखों परिवार शरणार्थी बन गए। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। महात्मा गांधी उस समय किसी राजनीतिक पद या सत्ता की चिंता नहीं कर रहे थे। वे हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने पूर्वी बंगाल के नोआखाली में गांव-गांव पैदल यात्रा की। वे बिना किसी सुरक्षा के लोगों के बीच जाते, उनसे बात करते और कहते, यदि भारत को महान बनाना है तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना सीखना होगा। बाद में वे कोलकाता पहुंचे, जहां सांप्रदायिक तनाव चरम पर था। उन्होंने उपवास रखा और दोनों समुदायों से हिंसा रोकने की अपील की। उनके नैतिक प्रभाव से वहां शांति स्थापित होने लगी। इस घटना को कई इतिहासकार गांधी जी की सबसे बड़ी नैतिक सफलताओं में से एक मानते हैं। और फिर आया वह ऐतिहासिक दिन, 15 अगस्त 1947। आधी रात को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। दिल्ली में उत्सव का माहौल था। संसद भवन में स्वतंत्रता की घोषणा हुई। जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया। पूरे देश में तिरंगा लहराया गया। लेकिन एक बात ने सभी का ध्यान खींचा। इस ऐतिहासिक अवसर पर महात्मा गांधी दिल्ली में मौजूद नहीं थे। वे सत्ता के समारोहों से दूर कोलकाता में लोगों के बीच शांति स्थापित करने में लगे थे। जब पूरा देश जश्न मना रहा था, तब गांधी जी प्रार्थना कर रहे थे कि भारत में हिंसा समाप्त हो। उनके लिए स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ केवल अंग्रेजों के जाने से नहीं था, बल्कि लोगों के बीच प्रेम, भाईचारा और विश्वास की स्थापना भी था। स्वतंत्रता के बाद भी दिल्ली सहित कई स्थानों पर सांप्रदायिक तनाव जारी रहा। गांधी जी दिल्ली आए और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जब हिंसा नहीं रुकी तो उन्होंने जनवरी 1948 में फिर से उपवास आरंभ किया। उनका उपवास किसी पक्ष के विरुद्ध नहीं था। वे चाहते थे कि सभी समुदाय शांति और सद्भाव के साथ रहें। उनके उपवास का गहरा प्रभाव पड़ा। विभिन्न धार्मिक और सामाजिक नेताओं ने मिलकर शांति बनाए रखने का वचन दिया। इसके बाद गांधी जी ने अपना उपवास समाप्त किया। लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग गांधी जी के विचारों से असहमत थे। वे मानते थे कि गांधी जी की नीतियां उनके दृष्टिकोण के विरुद्ध हैं। फिर आया भारतीय इतिहास का सबसे दुखद दिन, 30 जनवरी 1948। नई दिल्ली के बिड़ला भवन में प्रतिदिन की तरह शाम की प्रार्थना सभा आयोजित होने वाली थी। महात्मा गांधी समय के अत्यंत पाबंद थे। वे अपनी दोनों सहयोगियों के सहारे प्रार्थना सभा की ओर जा रहे थे। रास्ते में अनेक लोग उन्हें प्रणाम कर रहे थे। उसी भीड़ में नाथूराम विनायक गोडसे भी मौजूद था। वह गांधी जी के निकट आया और उन पर गोलियां चला दी। गांधी जी वहीं गिर पड़े। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। उनके अंतिम शब्दों के बारे में प्रचलित धारणा हे राम है। हालांकि इतिहासकारों के बीच इस विषय पर मतभेद भी मौजूद हैं। महात्मा गांधी की हत्या की खबर कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया में फैल गई। भारत शोक में डूब गया। लाखों लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। देश के कोने कोने से लोग अपने प्रिय बापू को अंतिम विदाई देने पहुंचे। उनका अंतिम संस्कार राजघाट के निकट यमुना तट पर किया गया। आज राजघाट उनकी स्मृति का प्रमुख राष्ट्रीय स्मारक है। उस रात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर देश को संबोधित करते हुए कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है और हर ओर अंधकार छा गया है। लेकिन फिर उन्होंने आगे कहा, वह प्रकाश साधारण प्रकाश नहीं था। वह प्रकाश आने वाली पीढ़ियों तक हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। वास्तव में महात्मा गांधी का शरीर भले ही इस दुनिया से चला गया, लेकिन उनके विचार अमर हो गए। सत्य, अहिंसा, प्रेम, क्षमा और मानवता का उनका संदेश आज भी विश्व भर के करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। महात्मा गांधी अब हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं हैं, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। समय बदल गया है,
दुनिया बदल गई है। विज्ञान और तकनीक ने अभूतपूर्व प्रगति की है, लेकिन सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, प्रेम और मानवता के जो सिद्धांत गांधी जी ने दिए थे, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके जीवन काल में थे। गांधी जी का सबसे बड़ा सिद्धांत था सत्य। उनका मानना था कि सत्य केवल बोलने की चीज नहीं है, बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। यदि व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसे कठिनाइयां अवश्य मिलती हैं, लेकिन अंततः विजय उसी की होती है। उनका दूसरा सबसे बड़ा सिद्धांत था अहिंसा। गांधी जी के लिए अहिंसा का अर्थ केवल किसी को शारीरिक चोट न पहुंचाना नहीं था। वे कहते थे कि मन, वचन और कर्म तीनों से किसी के प्रति घृणा न रखना ही सच्ची अहिंसा है। उनका विश्वास था कि प्रेम और करुणा से सबसे कठोर हृदय भी बदला जा सकता है। वे कहते थे, कमजोर कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। गांधी जी का तीसरा महत्वपूर्ण विचार था सादा जीवन, उच्च विचार। वे स्वयं बहुत कम वस्तुओं के साथ जीवन बिताते थे। उनकी प्रसिद्ध गोल ऐनक, लकड़ी की लाठी, हाथ से बुनी खादी की धोती, चप्पल और चरखा उनकी पहचान बन गए। वे मानते थे कि मनुष्य का मूल्य उसके वस्त्रों या धन से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होता है। गांधी जी ने अपने जीवन में अनेक पुस्तकें लिखीं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इस आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन की सफलताओं के साथ साथ अपनी गलतियों और उनसे मिली सीख को भी ईमानदारी से लिखा। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंद स्वराज तथा सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखीं। गांधी जी ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि एक महान नेता वही होता है जो पहले स्वयं अपने सिद्धांतों का पालन करे। वे जो कहते थे वही करने का प्रयास भी करते थे। उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि गांधी जी ने अपने जीवन में हजारों पत्र लिखे। वे प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों के पत्रों का उत्तर देते थे। वे समय के अत्यंत पाबंद थे। कहा जाता है कि उनकी घड़ी की सुई के अनुसार ही कई कार्यक्रम संचालित होते थे। उन्हें पैदल चलना बहुत पसंद था। उन्होंने अपने जीवन में हजारों किलोमीटर की यात्राएं की। वे स्वच्छता को पूजा के समान मानते थे। यदि कहीं गंदगी दिखाई देती तो स्वयं सफाई करने में संकोच नहीं करते थे। गांधी जी का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका के महान नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नस्लभेद के विरुद्ध अपने अहिंसक आंदोलन में गांधी जी के सिद्धांतों से प्रेरणा ली। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने भी स्वीकार किया कि अन्याय के विरुद्ध उनके संघर्ष में गांधी जी के विचारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा सहित अनेक विश्व नेताओं ने गांधी जी को शांति और मानवता का प्रतीक माना है। गांधी जी के सम्मान में 2 अक्टूबर उनके जन्मदिन पर भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है। इसी दिन को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मान्यता दी है। यह इस बात का प्रमाण है कि गांधी जी का संदेश केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। आज भी भारत की मुद्रा पर गांधी जी का चित्र अंकित है। देश भर में उनके नाम पर विश्वविद्यालय, सड़कें, संस्थान और स्मारक स्थापित हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा स्मारक कोई भवन नहीं, बल्कि उनके विचार हैं, जो करोड़ों लोगों के हृदय में जीवित हैं। हालांकि इतिहासकार यह भी बताते हैं कि गांधी जी के कुछ विचारों और निर्णयों पर समय समय पर बहस और आलोचना भी हुई है। किसी भी बड़े ऐतिहासिक व्यक्तित्व की तरह उनके कार्यों का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जाता है। फिर भी इसमें व्यापक सहमति है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था और सत्य तथा अहिंसा की उनकी अवधारणाओं ने विश्व इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। यदि आज महात्मा गांधी हमारे बीच होते तो शायद वे यही कहते, देश को बदलने से पहले स्वयं को बदलो, समाज को सुधारने से पहले अपने आचरण को सुधारो, नफरत की जगह प्रेम फैलाओ, हिंसा की जगह संवाद अपनाओ और हमेशा सत्य का साथ दो। आज के युवाओं के लिए गांधी जी का संदेश स्पष्ट है। मोबाइल और इंटरनेट के युग में ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन अपने संस्कार मत भूलो। सफलता प्राप्त करो, लेकिन ईमानदारी कभी मत छोड़ो। आधुनिक बनो, लेकिन अपनी संस्कृति का सम्मान करो। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने देश, अपने समाज और मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझो।
महात्मा गांधी का जीवन हमें यह सिखाता है कि एक साधारण व्यक्ति भी अपने चरित्र, साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर इतिहास बदल सकता है। उन्होंने कभी कोई सरकारी पद नहीं मांगा, उन्होंने कभी धन संपत्ति नहीं जुटाई, उन्होंने कभी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया। फिर भी वे विश्व इतिहास के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि विचारों की शक्ति तलवार से कहीं अधिक बड़ी होती है। दोस्तों, महात्मा गांधी केवल इतिहास की एक पुस्तक का अध्याय नहीं है, वे एक विचार हैं, वे एक प्रेरणा हैं, वे एक ऐसी रोशनी है जो हमें हर कठिन समय में सही रास्ता दिखाती है। जब भी दुनिया में नफरत बढ़े, गांधी जी हमें प्रेम की याद दिलाते हैं। जब भी हिंसा बढ़े, वे अहिंसा का मार्ग दिखाते हैं। जब भी झूठ हावी हो, वे सत्य की शक्ति का विश्वास दिलाते हैं। और जब भी हम निराश हों, उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि एक व्यक्ति भी पूरे राष्ट्र का भविष्य बदल सकता है। यदि आपको महात्मा गांधी की यह विस्तृत जीवन यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ऐतिहासिक एवं प्रेरणादायक जीवनियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।